आज अगर हम ये सोचते हैं कि हम मानव इतिहास की सबसे उन्नत कड़ी हैं और हम यानी जो प्रेजेंट डे ह्यूमन हैं उनसे पहले कोई भी सभ्यता कभी भी इतनी विकसित नहीं थी जितने आज हम लोग हैं, तो क्या ऐसा सोचना सही होगा? अपने प्राचीन ग्रंथों को यदि हम देखते हैं तो हमें इनसे कई तरह के विमानों के बारे में पता चलता है। आप सबने पुष्पक विमान का नाम तो सुना ही होगा, जिस पर रावण सीता जी को उठाकर लंका ले गया था और जिस पर बैठकर राम जी सीता जी के साथ वापस अयोध्या आए थे। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि प्राचीन भारत में विमान इस्तेमाल होते रहे हैं। आज के एपिसोड में हम इसी प्रश्न का उत्तर पाने की कोशिश करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है विमान, जिन्हें साधारण भाषा में हवाई जहाज यानी एरोप्लेन्स और फ्लाइंग मशीन भी कहा जाता है। आज से तकरीबन 100 साल पहले अपने देश में एक व्यक्ति ने एक किताब लिखी। ये किताब संस्कृत में थी और किताब का शीर्षक था वैमानिक शास्त्र। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये किताब हवाई जहाजों के बारे में थी, यानी कि फ्लाइंग मशीन, जिनके बारे में मैंने अभी जिक्र किया। और इसके लेखक का नाम था पंडित सुब्बाराया शास्त्री। आयुष्मान खुराना काफी फेमस बॉलीवुड के एक एक्टर हैं। उनकी एक मूवी आई थी बीच में, हवाई ज्यादा नाम से। उस मूवी में पंडित सुब्बाराया शास्त्री का किरदार मिथुन चक्रवर्ती ने निभाया था। अगर आप सबने वो मूवी नहीं देखी है तो जरूर देखनी चाहिए, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं इसका जवाब आपको उस मूवी में मिल जाएगा। अभी फिलहाल हम शास्त्री जी के लिखे वैमानिक शास्त्र पर बात कर लेते हैं। शास्त्री जी ने जब ये शास्त्र लिखा था तो उन्हें इसे लिखने में लगभग तकरीबन 5 साल लगे थे। उनके मुताबिक ये सारी जानकारी उन्हें महर्षि भारद्वाज की प्रेरणा से प्राप्त हुई थी और अपने आप उनके अंदर आई थी। इस ग्रंथ में उन्होंने अलग अलग तरह के विमान के बारे में बहुत विस्तार में लिखा है। उन्होंने एरोप्लेन के आर्किटेक्चर, उसके डिजाइन और उनकी क्षमताओं का अच्छे से वर्णन किया है। उन्होंने पायलट के लिए जरूरी नॉलेज और ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव टेक्निक्स, यानी कि हमला करने और बचाव करने के तरीकों और उसके लिए जरूरी उपकरणों के बारे में भी बहुत विस्तार में लिखा है। इस शास्त्र में 500 श्लोक हैं और ये शास्त्र मुख्यतः 4 अलग अलग तरह के पैसेंजर और फाइटर प्लेन्स के बारे में जानकारी देता है। इस शास्त्र का इंग्लिश ट्रांसलेशन GR जोसैयर जी ने किया है। इस शास्त्र पर कई देशों के कॉपीराइट क्लेम्स भी हैं, जिनमें USA और भारत भी शामिल है। इस शास्त्र में विस्तार में वर्णन किए गए हवाई जहाजों में से कुछ को आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये ब्लूप्रिंट्स TN एलेप्पा जी ने पंडित सुब्बाराया शास्त्री जी की दी गई जानकारी के आधार पर बनाए थे। TN एलेप्पा पास के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में ड्राफ्टमैन थे। इस ग्रंथ में 32 तरीके की कलाओं का विवरण है, जिसमें पायलट को महारत हासिल होनी चाहिए। 31 जरूरी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया गया है। 407 तरीके की क्रसिबल, यानी कि घरिया, जिसको हम हिंदी में घरिया बोलते हैं, या फिर ऐसे समझ लीजिए जिसमें मेटल्स को पिघला के कॉम्प्लेक्स अलॉयज बनाए जाते हैं, उनका विवरण है। 532 तरीके के फर्नेस यानी भट्ठियों का विवरण है। पायलट के कपड़ों को बनाने का तरीका, पायलट के भोजन, अनेकों तरीके के एलॉयज यानी कॉम्प्लेक्स मेटल्स, हमले से बचने, दुश्मन को चकमा देने या हमला करने के लिए तरह तरह के दर्पण यानी मिरर, और ना जाने कितनी ही अलग अलग तरह की विद्याओं का बहुत डिटेल्ड वर्णन है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारे पास इतने डिटेल में ये सारी जानकारी है और वो भी सब एक ही किताब में, तो क्या अब तक पिछले 100 सालों में किसी भी साइंटिस्ट की नजर नहीं पड़ी उस पर? ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर ऐसा होता तो कॉपीराइट को लेकर झगड़े ना हो रहे होते, मगर अब तक हम इस ग्रंथ से कोई भी चीज नहीं बना सके। अब अगर हम इस पर ध्यान भी दे रहे हैं तो फिर अब तक हमने इसके आधार पर कोई विमान क्यों नहीं बनाया? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। दोस्तों, इस शास्त्र पर शोध यानी रिसर्च किया गया है। बंगलुरु में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने इस शास्त्र में मेंशन किए गए रुक्म विमान पर 1974 में ही रिसर्च पब्लिश कर दी थी।
इस रिसर्च में उन्होंने इस शास्त्र में लिखी सारी जानकारी को बेकार और एरोडायनेमिकली अनस्टेबल कहा था। मगर मेरी समझ में यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह भी है दोस्तों कि अगर हम काखा गाघा सीखे बिना सीधे ही लिखना सीख जाते तो चीजें बहुत आसान हो जाती। जब आप एक पौराणिक और प्राचीन तरीके से लिखी गई जानकारी को आज के सिस्टम्स, आज के पैरामीटर्स के आधार पर टेस्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आपको उस शास्त्र के बेसिक्स पर भी ध्यान देना चाहिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने सीधे विमान की संरचना और प्रोपल्शन सिस्टम पर जोर दिया, मगर जब मैंने इस शास्त्र को खुद पढ़ा तो मुझे काफी कुछ पता चला। ये शास्त्र यह भी कहता है कि सनातन परंपराओं के अनुसार सतयुग में मनुष्य को किसी विमान की जरूरत नहीं होती थी। त्रेता युग में मंत्र शक्ति से, द्वापर में तंत्र शक्ति से विमान उड़ सकते थे और कलयुग के लिए इसमें लिखा है कि कृतिका यानी कि आर्टिफिशियल विमान ही उड़ सकते हैं। इसके अलावा इसमें लाइट यानी कि प्रकाश जो होता है, इसके प्रयोग पर भी बहुत ध्यान दिया गया है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अनेकों प्रकार के दर्पण यानी कि मिरर्स का भी बहुत डिटेल में वर्णन है, जिनको ऑफेंसिव या डिफेंसिव तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ देना चाहूंगा। पहला है विश्व क्रिया दर्पण। ये दर्पण पायलट को दुनिया में क्या कुछ हो रहा है इसकी जानकारी देता है। ये आज के टाइम पर आपके घर में लगे टेलीविजन के समान है। दूसरा है शक्ति आकर्षण दर्पण। ये दर्पण पायलट को हवा की तेज गति, सूर्य की किरणों और गर्मी के कारण होने वाली परेशानियों से बचाता है। ऐसे ही वायु रूप दर्पण दुश्मन को भयानक दृश्य दिखाकर उसकी सोचने की शक्ति खत्म कर देता है, जिसको हिंदी में लकवा मारना या अंग्रेजी में पैरालाइज करना भी कहते हैं। ये सब किसी साई-फाई मूवी की तरह नहीं लगता या फिर किसी यूएफओ के जैसा। दोस्तों, आज तक जब भी इस दुनिया के किसी भी छोर पर यूएफओ यानी उड़न तश्तीरी देखी गई है तो एक बात जो हमेशा कही गई वो ये कि वो उड़न तश्तरी अलग अलग रंग की रोशनी छोड़ रही थी। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम वो लाइट टेक्नोलॉजी खो चुके हैं जिसे हम समझते हैं कि वो एलियंस के पास है। अगर यूएफओ की जानकारी पर ध्यान दें तो जो एक बात हमें पता चलती है वो ये कि जिन्हें हम एलियंस कहते हैं वो लाइट को विमान के प्रोपल्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब तो अमेरिका ने भी यूएफओ देखे जाने की ऑफिशियल पुष्टि कर दी है। क्या अब भी हम नहीं जागेंगे और जो जानकारी हम भारतीयों को हमारे पूर्वजों से मिली है उसे कमतर मानकर इग्नोर करते रहेंगे, या फिर उसका इस्तेमाल करके मानव सभ्यता और भारत का नया भविष्य लिखेंगे? आज यहीं इस प्रश्न के साथ इस एपिसोड को खत्म करते हैं। आज जरा 2 मिनट निकाल कर सोचिएगा, क्या हम सच में अपने शास्त्रों में दी गई जानकारी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, या फिर कर सकते हैं तो कैसे हम आज के स्टैंडर्ड्स पर उस विज्ञान को परख सकते हैं और उसका उपभोग कर सकते हैं। नमस्कार।